सबसे पहले क्या है कि देखिए कुछ टॉपिक कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो आप सबके बड़े स्ट्रांग होंगे मैथ में। मैथ में जैसे कि क्लॉक एंड कैलेंडर वाला है, जैसे जो कुछ कॉन्सेप्चुअल जो चैप्टर होते हैं जिनको एक बार समझ लिया गया तो अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उनकी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैथ को जब भी सॉल्व करना है, ये एक अपना रूल बना लीजिए, उसको टाइमर के साथ ही करना है मैथ को। अगर मैथ आप टाइमर के साथ नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन लग भी जा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में करने होंगे मैथ के। यानी आप मान के चलिए कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो अगर टाइमर के साथ मैथ सॉल्व नहीं कर रहे हैं अब, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि टाइमर के साथ हमको करना है जब भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं। देखिए टोटल मैथ में 22 टॉपिक्स हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 22 टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एक स्टेट्स के लिए कॉमन है। वहाँ पे ये टॉपिक्स रिपीट होते ही होते हैं, यूपी में भी। तो उसमें क्या है, एनालॉजी है, आपका वेन डायग्राम है, वर्बल नॉन वर्बल है, ऑड वन आउट है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, क्यूब एंड डाइस है, मिसिंग कैरेक्टर, सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये बताइए इसमें से कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी यहाँ रह गए हैं कराने? ये सब हो चुके हैं? जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो तो बता सकते हैं। सब हो चुके हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है कि अब इनको रिवाइज ही करना है हमको, है ना। और अगर सब हो चुके हैं तो आपके लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फिर जो बाकी के चैप्टर्स रह गए हैं उनमें से भी कुछ अच्छे टॉपिक उठा के किए जा सकते हैं और करवाए जा सकते हैं। तो देखिए यहीं से आपको दिख रहा होगा कि चांसेस आपके कितने सारे ब्राइट हैं। बस अब करना क्या है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। देखिए मैथ में प्रैक्टिस नहीं है तो फिर बेकार है मामला सारा। मैथ पे प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी कर लेंगे टाइमर लगा के आप लोग, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके लिए एक एडवाइस ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग अलग स्टेट्स के, यानी जो टॉप 10 या 15 स्टेट्स हैं, मोस्ट पॉपुलस स्टेट कही जाती हैं, तमिलनाडु हो गई, कर्नाटक हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यूपी बिहार नॉर्थ की ये स्टेट्स हो गई, वेस्ट बंगाल हो गया। अगर आप कुछ स्टेट्स को पकड़ें, मेन स्टेट्स जो हैं, और उनके ही पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन उठाइए मैथ के, जिन लोगों के पास भी ऐसी प्रीवियस ईयर की बुक है, सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मतलब चाह रहे हैं अंदर से कि और स्ट्रांग हो जाए हमारा ये एरिया, तो सबसे अच्छा तरीका वही है। बाकी हम लोग अब संडे से, अब जो संडे आने वाला है कमिंग संडे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, टेस्ट बनना स्टार्ट हो चुका है, नई टेस्ट सीरीज है पूरी। ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छे चैलेंजिंग अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यूपी को ध्यान में रखते हुए भी बनाया जा रहा है पेपर्स के बेसिस पे कि कैसा यहाँ पे लेवल रहता है। तो अब आप संडे से टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ तो आपको हर संडे, अब आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा टेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन खुद से घर में करने के लिए आप जो अपना शेड्यूल बनाएंगे इसके लिए, तो उसमें आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना है, कोई नई बुक से मत उठाइए। देखिए प्रीवियस ईयर यूपी के अगर कर लिए हैं पिछले 3 साल के, तो और स्टेट्स के करिए। यूपी के जस्ट बगल में बिहार है, वहाँ का देख लीजिए आप। ठीक है, आसपास का जैसे हरियाणा है, हरियाणा में तो खैर काफ़ी अच्छे लेवल का आता है, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, जो साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, तो उनके पिछले साल के पेपर करना ज़्यादा फ्रूटफुल है इन कंपैरिजन टू कि हम रैंडम कोई बुक उठा लें और उससे करना शुरू कर दें। तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब बाकी स्टेट्स में जैसे हमने बात की, तो वो स्टेट्स में क्या रहता है, जैसे कि उड़ीसा का एग्जाम्पल है यहाँ पे। उड़ीसा में 12% वेटेज रहता है क्लॉक एंड कैलेंडर का, लेकिन बाकी स्टेट्स में इतना नहीं रहता है। ये आपको हर एक में दिखेगा, मतलब अभी साइंस में भी हम चलेंगे आगे, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कोई एक टॉपिक है जो एक पर्टिकुलर स्टेट में ज़्यादा हिट हुआ है, वो ज़्यादा पूछते हैं उससे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि पहला जो स्टेज 1 होता है वो स्टेट्स को फ्रीडम होती है कि वो कैसा भी पेपर बनाए। तो हमको देखना क्या है, जैसे हम यूपी के हैं तो हमें यूपी में देखना है कि यूपी में क्या पैटर्न रहता है। तो यूपी में क्या रहता है कि यूपी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, वैसे तो वो एनटीएससी ओरिएंटेड ही चलते हैं, लेकिन ये बेटर होगा कि अगर आप स्टेट्स की जो टेक्स्ट बुक होती है, जैसे यूपी में जो साइंस की बुक है 10th क्लास में, सोशल स्टडीज़ की बुक है 10th क्लास में, है ना, मैथ्स की जो बुक चल रही है, मैथ्स तो बिल्कुल मतलब मैथ्स में तो इतना ज़रूरत नहीं है, मैथ्स का तो बिल्कुल मैच करता है, लेकिन साइंस, सोशल साइंस, ये दोनों में क्या होता है, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ वहाँ पे पढ़ाई गई है, और मान लीजिए वो चीज़ एनसीईआरटी में मिसिंग है, उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है और वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एग्जैक्टली वहाँ अगर वो चीज़ आपने पढ़ रखी है तो एग्जैक्टली आंसर वहीं दिया होता है, बिल्कुल मतलब लाइन वहीं से उठा के दे देंगे वो क्वेश्चन में। तो वो टेक्स्ट बुक जो होती है खासकर सोशल स्टडीज़ के लिए और साइंस के लिए, अगर ये साथ में आप लोग इंक्लूड कर ले पढ़ते टाइम पे एनसीईआरटी के साथ साथ, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब फिर वो वाले क्वेश्चंस भी आप कवर कर लेंगे जो एक्सेप्शंस में आ जाते हैं कि अब ये एनसीईआरटी में तो हम नहीं दिया हुआ था, हमने नहीं पढ़ा,
तो ये कहाँ दिया हुआ है, वो यूपी की जो टेक्स्ट बुक है यूपी बोर्ड की उसमें दिया होगा, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग कहेंगे तो हम लिंक भी शेयर कर देंगे, वो मंगाई जा सकती हैं। उनको पैरेलल रख के जब पढ़ रहे हो आप एनसीईआरटी, तो बहुत सारा कंटेंट तो कॉमन ही मिलने वाला है आपको, मोर देन 70%। लेकिन 30% में वो चीज़ें वहाँ हो सकती हैं एडिशनल लेवल पे, जिनको आप पढ़ लें तो वहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे, और आएंगे ज़रूर, क्योंकि स्टेट्स को फ्रीडम है तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं कि वो क्वेश्चन देते हैं। अभी हम आगे देखेंगे भी कि बाकी स्टेट्स ने भी ऐसा किया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जो एनसीईआरटी में उसके बारे में कोई नॉलेज अवेलेबल नहीं थी, तो जिन लोगों ने पढ़े हैं उनके तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पे बाकी स्टेट्स जो हैं, जैसे इसमें यूपी भी आता है आपका, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, मैथ में क्या होता है कि वो मैथ्स में जो कमर्शियल मैथमेटिक्स होती है, सभी जानते हैं, प्योर मैथमेटिक्स भी बोलते हैं उसको, कमर्शियल मैथमेटिक्स, जैसे कि क्या चैप्टर्स होते हैं तो बताएगा? कमर्शियल मैथमेटिक्स, हाँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बिल्कुल सही, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन वो मैथ में बना लेते हैं, यूपी में भी ऐसा होता है। तो ये तो आप अब तक पढ़ ही चुके हैं। अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपका अभी ही था आपके पास, 9th में था, और जीएसटी में परसेंटेज का कितना सारा यूज था। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन ये हो कि कॉमन सेंस से किए जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बगैर पेन उठाए कर सकते हैं आप या नहीं? बहुत आसान है कि सैलरी 10% रिड्यूस हो गई है, अगर वापस सैलरी पे जाना है तो बताओ कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, बताइए कितना परसेंट करना पड़ेगा? ऑप्शन सी। देखिए 10% कम हो गई है, इसका मतलब 90 हो गई, मान लो 100 थी, है ना, 90 हो गई, अब 90 हो गई, 90 से वापस 100 पे जाना है तो बेस बदल जाएगा, है ना। पहले बेस कितना था? 100 था, अब बेस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बेस ही चेंज होता है नीचे से, अब 90 बेस हो जाएगा तो बेस में 9 आना ही है, और एक ही आपको दिख रहा है भाई, 10 बढ़ाना है ना आपको, बोलो 10 बढ़ाना है 90 पे, तो 90 का 10% से ज्यादा बढ़ाना है भाई। 90 का 10% कितना होता है? 9। 90 का 10% 9 होता है, और आपको बढ़ाना 10 है तो ज्यादा बढ़ाना है ना, बोलिए। और यहाँ पे दिख रहा है एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जो थोड़ा सा 10% से ऊपर जा रहा है, देखिए 11 9 99 और एक 100। तो ये मतलब अप्रोच आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मेंटल, अब अगर आप इसको लॉजिकली कर रहे हैं तो ये मैथ बन जाएगा, अदरवाइज मैथ्स में आएगा तो आप सॉल्व करिए पेन उठा के। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आपको ओरल करना आना चाहिए, तो फिर आप बहुत तेज स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर इसको सीखना बहुत जरूरी है अभी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस वो उठा के मैथ में पूछ लेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मैथ्स पूछी डाली इन्होंने, तो मैथ में तो मैथ्स आएगी ही, मतलब ये मान के चलिए आप कि मैथ के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसी, प्योर मैथमेटिक्स जो है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैथ में ये देखिए मोटा मोटा जो एनालिसिस है वो ये है कि आप, हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि यूपी में हार्ड पेपर नहीं बनता है, हार्ड पेपर बनता है महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन आते हैं। यूपी में मॉडरेट रहता है, ठीक है। यूपी उन स्टेट्स में आता है जहाँ मैथ मॉडरेट लेवल की आती है, और बाकी स्टेट्स में आसान आती है। आसान ज़्यादा आ रही है तो सबके लिए आसान है, तो फिर आपको पता है कट ऑफ कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। कट ऑफ यूपी में भी अच्छा खासा जाता है। अगर आपको अभी जानना हो कि जैसे मान लीजिए अभी पिछले ही अगर आप बिल्कुल इंश्योर करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन, तो आप मान के चलिए कि मुझे 160 प्लस लाने ही लाने हैं हर हाल में। अगर 160 प्लस नहीं आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप उस डेंजर जोन के अंदर फॉल कर रहे हैं, लाई करेंगे, कि फिर ये होगा कि फिर देखा जाएगा कितनी कट ऑफ जा रही है या कितना पेपर का लेवल था। अदरवाइज अगर 160 के अबव आपका आ रहा है तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हाँ आप फिर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि यूपी में भी कट ऑफ अच्छी खासी निकल जाती है, क्योंकि पेपर मुश्किल नहीं आता है, चलो बहुत आसान नहीं है, तो मॉडरेट लेवल का आता है। आगे चलते हैं, क्योंकि मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है ना, ध्यान में रखना है आपको, 50% वेटेज है मैथ का। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में ये चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनमें से सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे, कोई बचा है अभी पढ़ना? देखिए ध्यान से, हो चुके हैं सब चैप्टर? ओके, तो ध्यान रखिए इसका, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये वीडियो आ जाएगा रिकॉर्ड होके तब ले लीजिएगा। ये चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे, आपको ये तैयार करने ही हैं। मैम से बात करिएगा, जो बच गए हैं वो मैम ज़रूर करा देंगी, वैसे भी करा देती, तो इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस के साथ पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, फ्रीक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। वैसे इसमें सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्या है, क्या प्रेफर करना है आपको, कौन से टॉपिक्स? 10th के, 9 10 दोनों आता है एनटीएससी में, पता है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको बायो में क्या, अभी आगे देखेंगे, केमिस्ट्री, सब पूरा साइंस आपको 10th का ही लेकर चलना है। 10th का वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, अभी आप देखेंगे आगे। तो
तो 10th के जो टॉपिक्स बायो में दे रखे हैं आपके, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपकी आईसीएसई टेक्स्ट बुक की नहीं हो रही है, ध्यान रखना आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? जब भी हम 10th की यहाँ बोलेंगे तो वो एनसीईआरटी की बात हो रही है, और यूपी टेक्स्ट बुक, यूपी में जो टेक्स्ट बुक चलती है वो भी पैटर्न वही है उसका, तो वो एनसीईआरटी में जो 10th में क्वेश्चन दिए हों, सॉरी जो चैप्टर्स दिए होंगे, हो सकता है आईसीएसई बोर्ड में कुछ एडिशनल चैप्टर भी दिए हों या कोई एनटीएससी के चैप्टर्स मिसिंग हो, उसमें मैच ना करते हों, तो यहाँ पे एनटीएससी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे यूपी में नहीं पूछे गए हैं, ये यूपी में अभी तक ये पैटर्न नहीं रहा है, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे हो सकता है आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछने काफ़ी आसान होते हैं, लेबलिंग करनी होती है खाली, ठीक है। तो उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ से ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान होते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, आपने डायग्राम अच्छे से देखा है तो फिर आप कर लेंगे क्वेश्चन को। यूपी में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, यूपी में देखिए 0 है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे पूछ सकते हैं, अदर स्टेट्स में पूछे गए हैं। देखिए अब नए टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र में 2018 में सोशल हेल्थ ऐड किया गया है, नया टॉपिक ऐड किया गया। महाराष्ट्र की जो टेक्स्ट बुक थी वहाँ उसमें ये सोशल हेल्थ के नाम से एक नया टॉपिक बायो में ऐड कर दिया गया था। तो ये इस तरह से नए टॉपिक्स भी ऐड होते रहते हैं। वैसे यूपी में अभी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं है, अदरवाइज हम आपको प्रोवाइड कराते कि कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन हाँ, लेकिन अभी हमने एक चीज़ आपको बोली थी स्टार्ट में भी लेक्चर के, हमें ये इंश्योर करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें टेक्स्ट बुक एक परचेज कर लेनी है। यूपी में जो भी साइंस की, उसमें तो पूरी अलग अलग नहीं मिलेंगी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे एनसीईआरटी में अलग अलग नहीं होता है ना, एक ही में दिया हुआ है, इसी तरह से यूपी टेक्स्ट बुक में भी एक पूरी आती है साइंस की, उसमें तीनों दिए हुए हैं। तो ये इंश्योर करने की नहीं एनसीईआरटी नहीं चलती है, अलग टेक्स्ट बुक है यूपी की। एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है, टेक्स्ट बुक अलग है, उनका अपना टेक्स्ट बुक है पूरी मोटी सी। और एनसीईआरटी चलती होती तो फिर क्या था, अगर एनसीईआरटी चलती होती तो फिर क्यों बोलते हैं हम अलग से देखने के लिए, भी बोला था ना स्टार्टिंग में कि उसमें अलग से आपको देखना है, तो वो अलग टेक्स्ट बुक चलती है। यूपी बोर्ड आप टाइप करिए या हम लिंक शेयर कर देंगे, तो वो टेक्स्ट बुक आप लीजिए, तब उससे आप मैच कराएंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा एनसीईआरटी से कितना एक्स्ट्रा दे रखा है इन्होंने, और वो एक्स्ट्रा ही खतरनाक है, उसको देखना है ज़रूर, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए कि वो पोर्शन तो आपको उस बुक से देखना ही देखना है। तो वो बुक जब आपके पास होगी तो आपको पता चल जाएगा, लेटेस्ट बुक खरीदिए, लेटेस्ट प्रिंट जो भी होगा कि एक्स्ट्रा टॉपिक कोई ऐड हुआ है नहीं हुआ है, तो अब उसको आराम से कवर हो जाएगा वो, ठीक है। आगे चलते हैं। बायोलॉजी में स्टेट्स में क्या है, अब देखिए यहाँ पे यूपी जो है वो इजी वाले में फॉल करता है, यूपी में इससे क्वेश्चन इजी आते हैं। बिहार में तो काफ़ी अनसर्टेनिटी इसके रिगार्डिंग रह चुकी है, मतलब कैसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं नॉर्मली जिससे उम्मीद नहीं होती है, तो वो सबके लिए होंगे, वो जो ठीक है उतना अनसर्टेनिटी सभी के लिए है, ठीक है, वो सबके लिए ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री में देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री में 10th क्लास हमने बोला ना, अभी 10th क्लास सिर्फ बायो में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में भी 70-80% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 10th क्लास मतलब 10th एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उससे होते हैं, प्लस स्टेट बुक्स को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, मतलब अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है, थरली पढ़ा है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से उठ के आ जाएगा स्टेटमेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं होता है स्टेज 1 को क्लियर करना। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से 40-50 दिन पढ़ाई कर ली है, आपको ये पता है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, तो फिर आप सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली और स्टेट्स की जो स्टेट बोर्ड की बुक को भी साथ में रखा है, तो फिर वहीं से क्वेश्चन बन रहे होंगे। केमिकल रिएक्शंस जितनी दे रखी हैं आपको, मतलब एनसीईआरटी में जितनी केमिकल रिएक्शन दे रखी हैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा आगे का भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको टीचर्स यहाँ पे जरूर पढ़ाएंगे। जब ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होगी, उसमें कार्बन एंड कंपाउंड्स के नाम से चैप्टर है, तो उसमें वो फंक्शनल ग्रुप कुछ एक्स्ट्रा आपको जरूर बताएंगे, और आप लोग भी अपनी तरफ से बोलिएगा कि सर कुछ इसके बियॉन्ड भी बताइए, क्योंकि वो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे ये देखिए अभी हम आपसे बोल रहे थे ना कि टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ चीज़ दी होती है जो एनसीईआरटी में नहीं होती है, और वो पूछ लेते हैं। जैसे राजस्थान में ये चीज़ हो चुकी है, राजस्थान में एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर ये चीज़ दे रखी है आइसोटोप्स के यूजेस, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में 10th लेवल पे नहीं दे रखा है, 12th एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है, और इनके यहाँ ये 10th में ही मेंशन थी। उस पर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज, ठीक है। वैसे आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्या है, बहुत फेमस है, क्या है, तो अब तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो चुका है। तो ये क्वेश्चन मतलब ये यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के नाम से अलग से उसके अंदर ये एक पैरा दे रखा है राजस्थान टेक्स्ट बुक में, जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है।
एनसीईआरटी में 10th में नहीं है, 12th में मिलेगा आपको। तो वो इस तरह से वहाँ से ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसलिए जो स्टेट बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक हैं स्टेज 1 के लिए, क्योंकि स्टेज 2 में तो स्टेट्स को मौका ही नहीं मिलेगा ना, वो तो पेपर फिर सीधे एनसीईआरटी बनेगा, एनसीईआरटी ओरिएंटेड बनेगा, एनसीईआरटी बोर्ड बनाएगा, वहाँ पे स्टेट्स का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो वो अभी सारी कसर निकालेंगे स्टेज 1 में, तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा एलिमेंट डालते हैं जिसमें स्टेट बुक्स का टच होगा। तो ध्यान रखना है, इसको फ़ायदा होगा हमें। हाई वेटेज टॉपिक्स क्या हैं, देखिए ध्यान से। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, IUPAC नॉमेनक्लेचर, एस्ट्रिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, रेडियो रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब जैसे ABCD याद होता है, कभी नहीं भूलते हैं, ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज को तो ऐसे पकड़ लीजिए, इसमें ये आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलर्जी, मोल कंसेप्ट, ठीक है, जनरली लोगों का यूज़ वीक रहता है। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपके बिल्कुल टिप्स पे मतलब ये उंगलियों पे रहनी चाहिए आपके, ठीक है, कि ये सब बिल्कुल, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज, मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर से क्लियर कर लीजिए, किसी भी तरह से इन सारे बेसिक्स को क्लियर करिए, ठीक है। ये तो आपको वैसे भी काम आने वाले हैं NTSC के अलावा भी, तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्या रहता है, देखिए दिल्ली में जैसे कि 90% क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। ओवरऑल केमिस्ट्री सेक्शन एवरेज रहता है दिल्ली में। बिहार में मोर देन 50% क्वेश्चन एडवांस लेवल के रहते हैं, यानी 11th लेवल को टच करते हैं वो बिहार में, ठीक है। लेकिन यूपी में परेशान नहीं होना है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से ही पूछ लेते हैं वो लोग, वहाँ की जो है। बाकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, अब इस क्वेश्चन के क्या करेंगे, ये क्वेश्चन किसी को आता है तो ठीक है, नहीं आता क्या तो जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जीके वाला। इन विच ईयर नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी पुणे वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब ये तो जीके का क्वेश्चन पूछ दिया उठा के उन्होंने केमिस्ट्री में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। अगर आपने जीके ठीक ठाक है आपका तो आप बता ले जाएंगे, तो ऐसे भी आते रहते हैं। देखिए यूपी में क्वेश्चन वही, पेपर वही मॉडरेट बनेगा। देखिए यहाँ पे वापस से यूपी मॉडरेट में ही मिलेगा आपको, या तो इजी में मिलेगा यूपी का क्वेश्चन पेपर, या मॉडरेट में मिलेगा, डिफिकल्ट में बिल्कुल नहीं। डिफिकल्ट में वही स्टेट्स आते रहती हैं, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि दिया हुआ NTSC बिहार में, देखिए ये क्वेश्चन आता है आपको, कर लेंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी अब तक लेवल अच्छा बन गया हो आप लोगों का केमिस्ट्री में। पढ़िए जरा क्वेश्चन। इन द रिएक्शन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस 4-fold एंड रेट बिकम्स 8 times इट्स इनिशियल वैल्यू। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ा है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नहीं पढ़ा है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये यूपी में नहीं आएगा, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, कुछ स्टेट्स में ऐसे लेवल के क्वेश्चन भी पूछते हैं। चलिए फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स में वही चीज़ है, 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 95 क्वेश्चंस आए हैं। जो पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है, उसमें 95 क्वेश्चंस ऐसे निकले हैं जो 2 ही चैप्टर से आए हैं। वो दोनों चैप्टर आपके फॉर्चुनेटली आ रहे हैं कि हाँ टर्म 2 में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बहुत ज़्यादा वेटेज है दोनों का। तो और मतलब ये टॉप 20 पॉपुलेटेड स्टेट्स का डेटा है। तो ये 2 चैप्टर आपको टर्म 2 में पढ़ने हैं, और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। ऑलरेडी आपको काफ़ी डेप्थ में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कराया गया है। अब रिवीजन भी हो जाएगा उसका इसी बहाने NTSC क्लासेस में भी। तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि फिजिक्स में तो आप सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। और पता है तीसरा चैप्टर कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं इसके बाद? कोई गेस करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लाइट, ठीक है। और वो भी हमने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है। तो मतलब फिजिक्स में आपके सारे ही सही होने के पूरे चांसेस हैं। 13-14 क्वेश्चन आएंगे और वो सब सही कर सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा मौका है ये आपके लिए। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वालिटी क्वेश्चंस आपके 10th सिलेबस से ही हैं मेनली, और वो भी 2 चैप्टर बताए जैसे हमने, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से आपको जो है वो तैयार करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो 3 चैप्टर देखिए, तीसरा भी आ गया आपका लाइट का। तो 70% आपका मान लीजिए अगर फिजिक्स का यहाँ से आ रहा है, तो 30% फिर 11th के जो चैप्टर मैकेनिक्स के बचते हैं वहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। और उतनी मैकेनिक्स आपको आती है, क्योंकि NTSC में सबसे पहले आपको क्या कराया गया है? मैकेनिक्स कराई गई है ना भाई। मोशन सबसे पहले कराया गया था, फिर लॉज ऑफ मोशन करा दिया गया, वर्क एनर्जी पार करा दिया गया है, और साउंड अभी आपका इसमें ही खत्म हो जाएगा। साउंड से शायद एक क्वेश्चन शायद मिल जाए, कोई बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है, शायद एक क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज तो मैकेनिक्स ही उसको कवर कर देगा, बाकी 30% जो बचा होगा, और वो उतना आप कर चुके हैं। तो फिजिक्स में भाई मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे।
हाँ ये देखिए स्टेट बोर्ड्स की वही चीज़ बार बार मैं बता रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वो देखिए यूपी में काफ़ी कुछ एनसीईआरटी पैटर्न से कॉपी किया गया है। यूपी उन स्टेट्स में नहीं आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस मिलता हो एनसीईआरटी बुक से और स्टेट बोर्ड्स की बुक से। लेकिन आप क्यों थोड़ा परसेंट भी आपका जो गलत होने वाला है 20% 25% वो क्यों गलत हो, उसको भी हम क्यों छोड़ें। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टेट बोर्ड्स की यूपी बोर्ड की बुक्स को अगर आप पैरेलली रखेंगे एनसीईआरटी के साथ तो थोड़े ही टाइम में आपको ये पता चल जाएगा। आप हाईलाइटर से मार्क कर दीजिएगा कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, सिर्फ उतना ही बोर्ड की बुक स्टेट बोर्ड्स की बुक्स के साथ पढ़िए, अदरवाइज एनसीईआरटी को ही आपको लाइन बाय लाइन लेकर चलना है। ठीक है, यूपी उन स्टेट्स में है जो एनसीईआरटी को लार्जली फॉलो करते हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अलग चलते हैं एनसीईआरटी से, वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ले लीजिए आप बुक्स को। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ध्यान में बहुत ज़रूर रखना है। मैं इसके क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, अगर ये किसी के पास बुक नहीं है, इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व्ड क्वेश्चन शेयर कर दूंगा जितने इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें साइंस में और इवन मैथ्स में भी। तो ये सब क्वेश्चंस तो आपको मिल जाएंगे, मतलब ग्रुप में ही हम शेयर कर देंगे, आपको सब मिल जाएंगे, उनको खाली आपको देख लेना एग्जाम्पलर वाले। बाकी एनसीईआरटी तो आप लोगों के पास होगी ही, नहीं है तो ले लीजिए, क्या कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखिए, कर लेंगे ये क्वेश्चन। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये तो कर लेना चाहिए आपको। दिल्ली में आया है ये 2018 में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ लिया है हमने, अब ये क्वेश्चन तो हाँ v इज पैरेलल टू b, वेलोसिटी अगर b क्योंकि उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक वो जाता है ना मैग्नेटिक उसके, इसीलिए अगर पैरेलल होगा तो उसमें कोई उससे फोर्स नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई सबको? बोलिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला याद आया, कुछ नहीं याद आया? परपेंडिकुलर पे तो मैक्सिमम होता है ना, सबसे ज़्यादा फोर्स तो वहीं पे लगेगा जब परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक उससे 90 डिग्रीज पे होगा तो परपेंडिकुलर होने में इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अगर पैरेलल है तो मतलब उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगता। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। न्यूमेरिकल मस्ट है सॉल्व करना इसमें, मतलब न्यूमेरिकल को आप स्किप नहीं कर सकते, ये सोचिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब काफ़ी चेंज हो चुका है एनटीएससी का, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल नहीं है तो फिर है क्या, फिर मतलब वहाँ तो न्यूमेरिकल के बगैर काम चलना ही नहीं है आपका सीधे से। ठीक है, फॉर्मूला शीट्स को बहुत ध्यान में रख के बनाना है, जैसे कि ये सब फॉर्मूले जो हैं ये आपको हम करा चुके हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पता है, इक्वल टू है ये प्लस है, ये इक्वल टू, मतलब रिलेशन कैसे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो याद है इस तरह रिलेशन बनाते थे हम लोग कि के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है पी स्क्वायर के, ये बनाना आपको क्लियर है, सबको आता होगा, है ना, ये है ना, इस तरह से कि इस तरह से क्वेश्चन बहुत तेज लग जाते हैं। हमने आपको तरीके भी बताए थे, जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएगा, बताओ जरा कितना आंसर होगा। चंडीगढ़ में आया है 2019 में। Two bodies have masses 2m and m, their kinetic energies are in the ratio 8:1, their linear momentum are in the ratio of, बताओ कितना आंसर आएगा इसमें, जल्दी करो थोड़ा। 2:1 सभी का आ गया होगा, आसान है, हो गया। ठीक है, बढ़िया लेवल है तुम लोगों का, अच्छा खासा है, बहुत अच्छा मौका है इस बार, किसी तरह मिस नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फार्मूला एंड रिलेशंस, ये मतलब सब हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए पूरी, इस वक्त हम ही शेयर कर देंगे। ठीक है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो फार्मूला इसलिए काम आता है हम लोगों को कभी कभी। ठीक है, जैसे ये देखिए दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 25 इन डायोप्टर, पावर ऑफ द लेंस विल बी, तो ओरल लगा दोगे ना। हाँ बिल्कुल, तो ओरल हो गया होगा कई लोगों से, तो इतना आसान लग रहा है ये क्योंकि इतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम उसको रिवाइज करा देंगे और बहुत अच्छे से कहाँ से पूछेंगे वो, कितने भी कॉम्प्लेक्स बना लें आप लोग कर लेंगे। ह्यूमन आई वाला चैप्टर इसमें क्योंकि इंक्लूडेड है ना लाइट में, तो उस वहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। अब ये देखिए, अब ये थोड़ा सा अच्छे लेवल की चीज़ें भी आती हैं,
देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे आपको ग्राफ पता हो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सबको पता है ना भाई, जो नॉर्मल ग्राफ्स हैं वो तो हमने पढ़े हैं ना। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? अरे यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो या पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो, एक ही बात है ना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, हाँ वेलोसिटी देता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। और उसके बीच का एरिया क्या देगा? हाँ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप ही आपको देता है जो कुछ देता है, क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जर्क देता है, ठीक है। क्या देता है? जर्क। ये हाँ, नहीं जर्क, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ आ गई? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इसका एरिया क्या देता है, बताएगा कोई? इसका एरिया क्या देता है? इसका एरिया देता है ये, क्या है ये? चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, और स्लोप जर्क, स्लोप तो नहीं पूछेंगे लेकिन बता दिया जर्क देता है, और ये देता है चेंज इन वेलोसिटी। काइनेमेटिक्स के ऊपर मेरे कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, वो आप लोग जरूर देख लीजिए कि उसमें थोड़ा अच्छे लेवल से काइनेमेटिक्स कवर किया गया है। तो वो वैसे वो तो स्टेज 2 में काम आएगा, लेकिन फिलहाल ये सब समझने के लिए एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका कि पोजीशन टाइम ग्राफ, और जब भी हमने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारा। अब देखिए फोर्स और पोजीशन, फोर्स पोजीशन थोड़ा सा नया है। फोर्स और पोजीशन, देखिए ये अगर फोर्स है और ये पोजीशन है, तो फोर्स और पोजीशन आपको पता है। फोर्स पोजीशन क्या देता है, बताएगा कोई? चलो अच्छा बता देते हैं। फोर्स पोजीशन आपको देगा वर्क डन। क्या देगा? वर्क डन। पोजीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट है एक तरह का, है ना। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने अभी पढ़ा है, कौन से चैप्टर में? अरे अभी आप चैप्टर पढ़ के आए फिजिक्स में। हाँ उसमें पढ़ा ना आपने भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालते थे तो वो वर्क डन आता था आपका। तो यहाँ से भी आसानी से निकाल लेंगे। देखो ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की जो क्वांटिटीज होती है, जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वो क्या देती हैं? एरिया देती हैं। क्या देती हैं? एरिया देती हैं। और जब ये आपस में डिवाइड होती हैं तो क्या देती हैं? स्लोप देती हैं। स्लोप, स्लोप क्या देंगी? स्लोप देंगी। क्लियर है? ये बात इतना याद रखना। जैसे पोजीशन टाइम वाला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम को जब आपस में डिवाइड करो तो वेलोसिटी मिलती है या नहीं मिलती है? बोलो। अरे हाँ, तो ये स्लोप क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। यानी इनका डिवीजन आपको क्या दे देगा? ये वेलोसिटी दे देगा, ये स्लोप दे देगा। और अगर मल्टीप्लाई करिए दो क्वांटिटीज को तो उनके बीच का एरिया जनरली मिलता है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v इंटू टी करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना भाई। इसको देखिए, v इंटू टी करिए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी मिल रहा है। तो ऐसे याद रखो, फोर्स इंटू पोजिशन का ग्राफ में जो एरिया है वो क्या देगा? वो देगा वर्क डन। ठीक है, इधर आ जाइए। कौन? फोर्स में जो पूछा जाएगा वो हम बता रहे हैं आपसे, जो हमारे काम का है। ठीक है, जो जहां से क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा उसके एरिया से। पूछेंगे फोर्स टाइम, फोर्स पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देता है। इसी तरह से फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम बोलो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ये फोर्स, ये टाइम। आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है? mv माइनस mu अपॉन टी होता है। अरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना। तो फोर्स इंटू टाइम करेंगे तो शायद ये क्या बचा? ये चेंज इन मोमेंटम है ना। बोलो डेल्टा पी। हाँ, तो ये, और ये क्या कहलाता है? एक और नाम है इसका, फोर्स इंटू टाइम का। हाँ क्या बताया? इम्पल्स, बिल्कुल सही, शाबाश, इम्पल्स। तो इम्पल्स भी इसका नाम है, दूसरा नाम है इसका चेंज इन मोमेंटम। इधर आ जाइए, मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या देगा? मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या देगा, बताएगा कोई? मोमेंटम टाइम ग्राफ का। ठीक है, आगे है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के ये इसमें मतलब इस यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड को लेकर। आपको पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो वो सर्कुलर लूप में है तो कैसा होगा, सोलेनॉइड कैसा देगा, सोलेनॉइड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है, अच्छे से वो एक बार आप पढ़ लेंगे, याद रहेगा। चलिए अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। अ पार्टिकल हैविंग मास m इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स f फॉर टाइम इंटरवल। ठीक है, फिर कह रहे हैं द ft ग्राफ इज सेमी, ऊपर बना हुआ है ft ग्राफ, सेमी सर्कुलर एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u आफ्टर टाइम t, देन इसमें से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा?
अब देख के लग रहा होगा काफ़ी भयानक क्वेश्चन आ गया, वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। अब ये तो 11th में पढ़ाया जाएगा, वेरिएबल फोर्स तो हमने पढ़ा नहीं, तो कैलकुलस आ जाएगी वहाँ पे। आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया है कुछ, ये सारे ग्राफ्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें से फोर्स और टाइम ग्राफ है वो। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया ही पूछ रहा है ना। फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? अभी हमने पीछे देखा, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा था आपको? चेंज इन मोमेंटम यार, चेंज इन मोमेंटम दे रहा है, नहीं दे रहा है? बोलो। तो यहां से हम चेंज इन मोमेंटम से हम वेलोसिटी निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? बोलो भाई, चेंज इन मोमेंटम निकल आएगा अगर एरिया से, तो फिर वेलोसिटी निकल आएगी। अगर आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ गया तो वेलोसिटी आ गई। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, किया जा सकता था अगर आप थोड़ा सा लॉजिक, ये सब चीज़ें आपको पता है। तो वैसे ये उड़ीसा में आया है, यूपी में ऐसे क्वेश्चन से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा गया है। यूपी में ये सब इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें मॉडरेट लेवल ही चलता है। तो आप लोगों की तैयारी तो अच्छी खासी हो चुकी है ऑलरेडी उस पर। हाँ, ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, जैसे कि ये देखिए रिजल्ट तो आपको अब याद हो ही गया होगा। 1 किलोवाट आवर, ये टाइम सेवर्स होते हैं, ठीक है। 10⁻⁶ जूल, ठीक है। ये कितनी बार पूछा गया? तो 12 बार पूछा गया 2 साल में। ये वाली चीज़ आपको पता है 1 कूलम में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम बनाते हैं? 6.25 × 10⁻18, ठीक है। सब बच्चों को याद होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। कर्नाटका में आया है 2019 में। क्या होगा आंसर? एक हाउस होल्ड में 1 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे यूज हो रही, कंज्यूम हो रही है, तो ये एनर्जी जूल में कितनी होगी? ऊपर लिखा है भैया, कॉपी कर लो, ऊपर आंसर लिखा हुआ है। लिखा है, ये देखो लिखा है 3.6 × 10⁻⁶, यही होगा ना? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्या हो गया? तो इतने आसान आसान क्वेश्चंस जो है आप देख रहे हैं आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ सरप्राइजेस के लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, मतलब कुछ टफर लेवल पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछ देंगे जो बिल्कुल जो है वो आपके लिए क्या आवाज नहीं आ रही थी बीच में क्या? ओके, ठीक है, अब क्लियर है। यहीं पे थे हम लोग। देखिए कुछ पीछे वाले क्वेश्चन पे थे, पीछे वाला क्वेश्चन तो क्लियर है ना, तो आसान था। हाँ ठीक है। हाँ, अब देखिए कुछ सरप्राइजेस भी हो सकते हैं जो कि हमेशा रहते हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। कुछ टफर लेवल के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे, जैसे भी ये पीछे वो वाला आया था, कौन सा, वो लेबोरेटरी वाला है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं आते तो परेशान नहीं होना है उसके लिए, वो सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो हमको बस क्या चीज़ यहाँ से देखनी है कि एनसीईआरटी और हमारी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक, ये दोनों की हैं सक्सेस के लिए। आप अगर इस पर फोकस कर लेंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको सीधे ऐसी इरोडोव जैसी बुक में ही मिलेंगे, जो IIT JEE के लिए बहुत अच्छे रैंकर होते हैं बच्चे, जिनको कराई जाती हैं। वहाँ ऐसे क्वेश्चन भी हरियाणा में, हरियाणा फेमस है टफ पेपर बनाने के लिए, इसीलिए हरियाणा का कट ऑफ बहुत नीचे जाता है। तो ऐसे ग्रिड वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ते हैं इसको, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ द मून। अब याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कौन सा फॉर्मूला लगा के निकालोगे मास ऑफ द मून? बताओ, है कोई फॉर्मूला? तो बताओ भैया कितना आया इसमें? ये तो हाँ, ये तो याद होगा जनरली, जिन बच्चों को याद है उनको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर अगेन यूपी में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी हो चुकी है, देखो नीचे वाली लाइन क्या कह रही है, 8 क्वेश्चन एक बार तेलंगाना में, 13 आते हैं ना टोटल, फिजिक्स में 13-14 आते हैं। एक क्या हुआ था, 8 क्वेश्चन खाली चैप्टर लाइट से आ गए थे। अब ये बताओ, किसी बच्चे ने, उसकी किस्मत खराब रही होगी, उसने लाइट छोड़ दिया और सब पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो क्या सिलेक्शन होगा उसका? अगर लाइट छोड़ दिया और किसी ने 8 क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा चंक हो गया, तो ऐसा भी होता है। तो 3 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, मतलब हो सकता है आपको बाहर से कुछ मिले ही ना, ऐसा भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और इस बार बहुत चांसेस हैं कि 10th के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से पूरा पेपर बन जाए 95%। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए अगेन। हाँ, फिजिक्स के लिए देखिए वही है, यूपी मॉडरेट में ही आएगा,
लगभग सब में ही मॉडरेट में मिल रहा है। देखिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो 11-12 लेवल तक पहुंच जाती हैं। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ये सब अभी आपसे जो है एक्सपेक्ट करते हैं वो। यहाँ पे यूजुअल NCERT लेवल रहेगा और आपकी स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, यहाँ पे और आसान रहता है और इनका कट ऑफ भी इसीलिए बहुत ऊपर जाता है। आसान है, सबके लिए आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में भी वही टाइमर को लगा के काम करना है हमको। मैथ्स में काफ़ी सारा सिलेबस तो आपका मैथ्स का हो चुका होगा वैसे। अब देखिए यहाँ पे टाइम के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो 20 क्वेश्चंस आप टारगेट बनाइए कि कोशिश हो कि 20 मिनट में ही आप कर दें। या तो 25 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन अगर अभी मान लीजिए 40 मिनट में हो रहे हैं तो इसको आप घटा के 50% पे लाइए कि 20 क्वेश्चंस को 20 मिनट में कर लेना है। और ये आदत आपकी मतलब आप ये मत सोचिए जो स्टेट में जो पेपर अभी जो अभी ICSE बोर्ड का पेपर आया वैसा पेपर आपको मिल जाएगा NCERT में, वो NTSC में। ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। वो तो बहुत आसान पेपर था, ऐसे पेपर NTSC में नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आसान हो जाए, लेकिन वो ठीक ठाक लेवल पूछेंगे। ध्यान रखना है आपको कि स्पीड थोड़ी ठीक होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स कई बार अच्छा खासा टाइम ले जाता है। बाकी चीज़ों में टाइम इतना नहीं जाएगा। फिजिक्स से कुछ न्यूमेरिकल में जा सकता है, केमिस्ट्री बायो में तो अब क्या टाइम जाएगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता नहीं। इसी तरह सोशल साइंस में भी यही होने वाला है, आता है तो ठीक है, तो वो सब टाइम नहीं ले जाएंगे आपका। ज़्यादा टाइम मैथ्स में ही खर्च होता है। स्टेट वाइज देख लेते हैं, चलिए। बिहार में देखिए, अब ये इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तक पूछी गई है। कर्नाटका, पंजाब में, यूपी में आते हैं। यूपी में एक्स्ट्रा टॉपिक की बात हो रही है। यूपी में लॉग पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, और लॉग आपको मुझे लगता है सर ने पढ़ाया हुआ है ना, लॉग पढ़ा दिया है। हाँ, तो ये आपको काम आएगा, क्योंकि लॉग एक्स्ट्रा टॉपिक के तौर पे यूपी में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी स्टेट से हमें इतना मतलब नहीं है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो मुझे लगता है आपको आते हैं। देखिए PNC आपको नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कर्नाटका और पंजाब में PNC यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन आए हैं। और बाकी रेशियो प्रोपोर्शन आपको क्लियर है। लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, AP GP ये आपको कराया जाएगा। AP GP अभी फिर से। प्रोबेबिलिटी हो चुका होगा। पॉलिनोमियल तो सबसे ज़्यादा पॉलिनोमियल ही पढ़ा है आपने, है ना? क्यों? सबसे ज़्यादा तो पॉलिनोमियल ही पढ़ रखा है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुछ स्टेट्स ये भी पूछ लेंगे HCF LCM, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। HCF LCM तो जूनियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें दिक्कत होती नहीं होगी। HCF LCM तो बहुत आसान है। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन है एक, बताइए क्या आंसर होगा। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 1 हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखिए स्टेट वाइज देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी जहाँ पे रहती है वो यूपी नहीं है फॉर्चुनेटली, तो बिहार में काफ़ी रहता है ये ऐसा। कर्नाटक में इजी और डिफ़िकल्ट दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं। राजस्थान में तो आसानी आता है। दिल्ली, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में काफ़ी ट्रिकी बेन ट्विस्टर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्सेप्चुअल होंगे, लेंदी नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, बताओ क्या आंसर होगा। अब इसका आंसर आप बहुत आसानी से बगैर पेन उठाए भी बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ क्लियर है कि 4 और 16 नहीं हो सकते, है ना? बोलो क्यों नहीं हो सकते? अरे भाई x² + y² में कुछ ऐड किया है ना, तब 4 बन रहा है। तो 4 में आप क्या ऐड करेंगे? 16 तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, वो तो फिर और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब या तो 2 हो सकती है इसकी वैल्यू, या 3 हो सकती है। बोलो, अरे या 2 या 3। अब 3 या 2 आप बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आपको दिख रहा है क्या होना होगा। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जा रहा है नंबर, और वो भी स्क्वायर हो रहा है, यानी और छोटा हो जाएगा ओवरऑल नंबर अगर आप रिलेटिवली देखते हैं तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। इसको मतलब आप सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड भी इसको बता सकते थे कि क्या आंसर हो सकता था इसका। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ आपको पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा, आप अपने कॉमन सेंस पे रिलाई करिए। सोशल साइंस लास्ट। सोशल साइंस में आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपको काफ़ी मेमोराइजेशन यहाँ पे नीडेड होगा। तो याद रखना है, याद रखने के लिए आपको कोई टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप चीज़ों को रेगुलर तौर पे मेमोराइज़ करें। कोई भी अपना मॉर्निंग आवर्स में कोई बना ले, किसी को रात में। वैसे तो आप स्कूल जा रहे हैं तो आपको सुबह ही सही रहेगा, आप रात में देर रात तक पढ़ाई कर नहीं सकते, आप सुबह भी जाना है, उठना है। तो कुछ ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप सोशल साइंस को मॉर्निंग में पढ़ रहे हों, और कम से कम 2 घंटे इसको दीजिए, कम से कम 2 घंटे रोज़ दीजिए। क्योंकि 2 से 3 घंटे अगर आप इसको नहीं देंगे तो इसका 40% वेटेज है सेट में, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है आपको कि आप कुछ जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको मॉर्निंग में पढ़िए, और मैप और पिक्चर बेस्ड हैं उनको इवनिंग में कर लीजिए, जहाँ पे इतना ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। खाली आपने विजुअल्स देख लिए, वही दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप इवनिंग में रख सकते हैं।
बाकी हाइलाइटर को ज़रूर यूज़ करिए चैप्टर पढ़ते टाइम पे। और इसके लिए भी वही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्लस यूपी के स्टेट बोर्ड की, अगर आप सीरियस हैं क्रैक करने के लिए, ठीक है। कुछ एफर्ट तो आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा कटते हैं। सोशल साइंस में हर बच्चा वीक होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स तो सब पढ़ा ही रहे होते हैं, इवन मैथ भी अच्छी हो जाती है क्योंकि वो भी लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट लॉजिकल नहीं है उतना हमारे लिए, यहाँ पे हर बच्चा पीछे रह जाता है। आपको यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। अगर आप यहाँ 40 में से 35 प्लस सिक्योर कर लेंगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता, आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आएगी। सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक अच्छी आएगी। तो आप कर सकते हैं, अगर अभी भी आप 2 से 3 घंटे इसको देने लग जाएं अभी से। बाकी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो अलग है, आप खुद से सेल्फ स्टडी में करना क्या है, एनसीईआरटी उठाइए, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक उठाइए, जो चीज़ें मैच कर रही हैं तो पढ़ते जा रहे हैं आप, जो नहीं कर रहे हैं उनको हाईलाइट कर देना है, बस उसी को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा सा चंक रीड करते चले जाइए, ठीक है। 2 से 3 4 5 बार 10 बार अगर आप रीडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देते हैं तो चीज़ें अपने आप मेमोराइज होने लगती हैं। ऐसे थोड़ी ना उसको लेके घूम रहे हैं, रट रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। उसको पढ़िए पढ़िए, समझते हुए पढ़ते चले जाइए। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जितना ज़्यादा बार आप रीडिंग कर सकते हैं उतने ज़्यादा बार रीडिंग करिए, तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठने लगेंगी। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास, तो इसको अब स्पेशल अटेंशन आपको देनी है, ठीक है। चार्ट्स, हाँ, ईयर्स के, इवेंट्स के, ऑर्गेनाइजेशन के, बुक्स, राइटर्स, इन सब के चार्ट्स बनाने हैं आपको, मतलब इनको ध्यान में रखना है। और इसके लिए आपके लिए कौन सी बुक है जो हेल्पफुल होने वाली है, वो है लूसेंट। लूसेंट किसी ने नाम सुना है किसी के पास? नहीं है? हाँ, नाम सुना है, नाम सुना है। चलो अच्छा, इसके लिए बुक्स हम रेकमेंड कर देंगे। लूसेंट अभी खरीदना नहीं कोई लोग, और ना ही जाना है, क्योंकि लूसेंट काफ़ी मोटी है और टाइम इतना है नहीं आपके पास। इसके लिए हम रेकमेंड कर देंगे आपको बहुत जल्दी। एक बार मुझे रिमाइंडर भी दे देना अगर लेट हो जाए, लेकिन हम इसको अगले 2 से 3 दिन में आपको रिकमेंड कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको एक पतली सी बुक में मिल जाएंगी, आप पढ़ लेंगे, या अगर शेयरेबल होगी तो हम शेयर भी कर देंगे किताब वो। हिस्ट्री में आपको पता है इवेंट्स को, नेम ऑफ द इवेंट, लीडर के नेम, आउटकम ऑफ इवेंट्स क्या थी, मतलब कोई भी लड़ाई हो रही है तो लड़ाई किस साल में हुई है, ठीक है, और उसमें लीडर कौन था, प्रोमिनेंट लीडर कौन था, और उस लड़ाई का आउटकम क्या निकला, कौन जीता, ठीक है। उसमें ट्रीटी वगैरह जो होती हैं वो ट्रीटी का आउटकम आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। इकोनॉमिक्स में क्या ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स पूरा जो आएगा जनरली वो करंट बेस्ड होगा, ठीक है। तो करंट बेस्ड में आपको जो वेरियस इंडिसीज होती हैं, इंडेक्स होती है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, जीडीपी और एवरेज इनकम, ये सारी इससे रिलेटेड, ये हैप्पीनेस इंडेक्स भी आती है कई बार। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अब कम से कम पिछले 1-2 महीने में अगर कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा इवेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें, तो इसके लिए भी हम बुक रिकमेंड कर देंगे आपको। इसके लिए परेशान नहीं होना है कि कहाँ क्या चीज़ आप रेफ़र करिए इसके लिए। ज्योग्राफी में, हाँ बेटा, सर अभी जब हमारे अभी रिसेंटली हिस्ट्री क्लास हुई थी, हाँ, तो सर ने हमें बताया था कि इकोनॉमिक्स कट गया है। यस सर। नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स एज अ करंट पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स बात तो समझिए, एज अ करंट लेवल के क्वेश्चंस, जैसे हमने बताया ना करंट अफेयर्स, हाँ, तो वो करंट अफेयर्स बेस्ड पूछेंगे। वो आपसे इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के बारे में या उसकी थ्योरी के बारे में, स्टैटिक पोर्शन के बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन करंट में तो ये सब करंट अफेयर्स में आ जाएगा ना, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं अभी आपको, तो करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसलिए। तो उसको वो तैयार भी अलग तरह से करना है। आप ज्योग्राफी में देखिए, मैप्स में आपको फोकस करना है मेनली, रिवर्स हैं। अब रिवर की भी प्रिपरेशन आप मैप से करिए, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें आप मिरर में देखेंगे, वो सॉरी मैप में देखेंगे, जो फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में बहुत अच्छा है, अगर आपके पास एटलस है तो बहुत अच्छा है। एटलस है क्या आप लोगों के पास? जनरली होना चाहिए था। हाँ, एटलस है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एटलस होना बहुत ज़रूरी है। तो एटलस में आप ये सारी चीज़ें मैप में पढ़िए, रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, डैम्स, पाइपलाइन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ठीक है। ये मेन मतलब बहुत डेप्थ में नहीं जाना, कोई यूपीएससी लेवल का, आईएएस का नहीं, मेन है। हम वैसे सर को बोलेंगे, सर इसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। जितने फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इनके रिगार्डिंग अब वीडियो बन जाएगा। इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स हैं, पूछ लेते हैं, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो इसके वीडियोज़ हम आप तक बनवा देंगे। सर आपको जो है वो वीडियो क्या मतलब, हो सकता है लाइव क्लास में ही बता दें जो इवनिंग में आपकी लगती हैं, या अलग से वीडियो बन जाएंगे। तो काफ़ी हेल्प आपको इधर से ही मिल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स के भी इवन आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहीं से। सिविक्स में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, अमेंडमेंट्स, जो फेमस अमेंडमेंट्स हैं, जैसे एक बड़ा फेमस अमेंडमेंट है जिसमें जो आपकी वो थी, एडल्ट सफरेज थी। एडल्ट सफरेज समझते हो क्या होती है? एडल्ट सफरेज क्या होता है? हाँ, क्या होता है बेटा?
हाँ बिल्कुल, वोटिंग का जो राइट होता है हमारा, वो आपको पता है ना, 18 था पहले, फिर बढ़ा के 21 साल कर दिया, 21 था 18 कर दिया गया था, पहले 21 था, याद है? 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। हाँ, ये अमेंडमेंट बड़ा फेमस है, पूछते हैं कि ये किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था और कब किया गया था। तो इस टाइप से कुछ जो फेमस फेमस हैं, जैसे कि वो है आपका पंचायती राज वाला, कि पंचायती सिस्टम को कब अलग किया गया था, उसके लिए कब अमेंडमेंट लाया गया था। ऐसे बहुत सारे जो फेमस हैं वो याद होने चाहिए, वो सर से हम बोल देंगे। ये सब काम आपके जो सोशल स्टडीज़ के लिए जो दोनों सर हैं वो कर देंगे, और बहुत अच्छी तरह से कर देंगे। तो बिल्कुल आपको प्रिसाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनको आप देख लेंगे, 2 4 5 बार रिविजन हो जाएगा, याद हो जाएंगी चीज़ें, एग्ज़ाम से पहले भी काम आएंगे वो आपके रिविजन में। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म है, जुडिशियल सिस्टम, ये सब तो आपको सर ने पढ़ाया ही होगा, पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कर्नाटका, दिल्ली स्टेट्स में इस तरह के क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग बेस्ड आए हैं, यूपी में तो नहीं आते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। बताओ क्या आंसर होगा इसका, अगर पता है तो। असर्शन ट्रू है, हाँ ठीक है, अनटचेबिलिटी का ही है सेक्शन 17। फिर कह रहा है एक्ट ऑफ 1989 हैज़ गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट इन द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कि 1989 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई थी कि अनटचेबिलिटी को हटाना है, ख़त्म करना है। अब ये पता नहीं है, अब पता नहीं है तो कुछ बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन इसमें ये है कि अनटचेबिलिटी का सबसे ज्यादा काम बी आर अम्बेडकर ने किया था, और वो तो आज़ादी के टाइम पे ही रहा होगा, तो 89 हो नहीं सकता इसका। नहीं नहीं, ये कुछ और कह रहा है ना। 89 जो बोल रहा है, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जो ये बोल रहा है कि एक्ट ऑफ 1989 आया था, उसने स्टेट्स को भी कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी इसको हटाने के लिए। तो ये पॉसिबल हो सकता आया हो भाई। हम्म 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 तो इसको, हाँ तो इसको आप लोग, जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लग रहा हो वो बच्चे इसको सर्च जरूर करें कि 1989 में इससे रिलेटेड, किससे, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कुछ आया था क्या। अब ये चीज़ें हमको अगर पता होती हैं तो ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है, नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला तो लगना नहीं है कि आप सोचते रहें याद आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इनके लिए भी तैयार रहना है। वैसे यूपी में बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग और सेंटेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन, ये कर्नाटका और तेलंगाना में इस तरह से पूछ लेते हैं। डेट एंड इवेंट बेस्ड क्वेश्चन, अब ये यूपी में देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी में काफ़ी बनते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। डेट पूछ ली, इवेंट पूछ लिया कोई, ठीक है। अब मैप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी यूपी में कम ही आते हैं, वो अदर स्टेट्स के लिए हैं। जहाँ पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा वहाँ मैप्स को ज़्यादातर डाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम मैप में बहुत कच्चे होते हैं, मैप ओरिएंटेड पढ़ाई होती ही नहीं है, स्कूलों में भी नहीं होती है, और हम खुद भी चीज़ों को ऐसे ही मेमोराइज़ करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो यूपी में तो ऐसा बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हाँ, ये जो याद करने वाले प्रोसेस है, ये बहुत कुछ, मतलब आर्टिकल का नाम, डेट पूछ लिया ये कब हुआ था, इवेंट पूछ लिया ये कब हुआ था, तो ये सब चीज़ें जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन यूपी में ज़्यादा बनेंगे सोशल स्टडीज़ में। जैसे ये देखिए, पिक्चर दिखा के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था, जैसे महाराष्ट्र में पूछा। हाँ क्या हो गया यार, कब कैसे जाएगा ये इधर, ठीक है। तो ये अब बहुत आसान है अगर पता है तो। कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम। अब अच्छा, ये भी पता होना चाहिए ना इसमें कि आपको ये जो डांस फॉर्म दे रखी है किस स्टेट से रिलेटेड है। जैसे मोहिनी अट्टम है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है, ये स्टेट के बारे में पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए आपको। मोहिनी अट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है, कथक किसका है, किस स्टेट से है, कथकली किसका है, लवानी किसका है। तो ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इस पर भी आपको वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, मतलब आप सर्च मत करिए, यहीं से सर बना के दे देंगे आपको। ये अलग अलग किस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिगर दिखा के नहीं पूछेगा तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये डांस फॉर्म, मतलब इनमें से कौन सी फेमस डांस फॉर्म है जो कर्नाटक से रिलेटेड है, या कौन सी है जो केरल से रिलेटेड है या तमिलनाडु से है, जैसे मोहिनी अट्टम है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, फेमस के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो ओवरऑल सोशल साइंस सभी का मॉडरेट ही रहता है, ओवरऑल यूपी का और ज़्यादा ही कम रखिए। तो बहुत कुछ नहीं है, आपके पास बहुत अच्छा मौका है इस बार, आप क्रैक करें इसको। तो सबसे पहले मेन चीज़ों पे किस पे फोकस करना है, एक तो 10th क्लास के टॉपिक पे फोकस करना है। दूसरा ये कि एनसीईआरटी और स्टेट बुक्स को फॉलो करना है, खासकर 2 सेक्शन में, सोशल साइंस में और साइंस में, ठीक है। साइंस और सोशल साइंस में आप उठाइए, मैथ्स में उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैथ्स आप उससे अच्छी पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा ही चैप्टर कवर कर चुके हैं, कम नहीं है, तो कोई सरप्राइज मैथ्स में आपके लिए नहीं होने वाला है। मैट आपको कराई जा रही है, मैट में आप पूरी चीज़ें डिपेंड करेंगी, आप जो मॉक टेस्ट आपके होने जा रहे हैं
और अब आपको जो असाइनमेंट्स आपको रेगुलर भी मिलने लगेंगे मैट के घर पे करने के लिए, तो वो आप करिए। और प्लस आप खुद से अगर कुछ करना चाहते हैं तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैट के लिए क्या करना है, याद है किसी को क्या बताया था, क्या करिए? हाँ, टाइमर लगा के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अलग अलग स्टेट्स के उठा लीजिए। अगर आपने यूपी के नहीं लिए हैं, नेट पे मिल जाते हैं, तो यूपी के नहीं है तो आप अदर स्टेट्स के उठा लीजिए। बिहार जैसे बगल में है उसका उठा लीजिए, गुजरात का उठा लिया, महाराष्ट्र का ले लिया। प्रीवियस पिछले 3 साल, बहुत पीछे नहीं जाना है, 3-4 साल बस, ठीक है, क्योंकि बहुत पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। अलग अलग स्टेट्स के आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपकी काफ़ी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, प्रैक्टिस आपको काफ़ी शार्प बना देगी, ठीक है। और 50 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आपने अच्छे से अभी पढ़ाई कर ली, इसके बारे में पूरा फोकस होगा, क्योंकि आपका टर्म 2 भी साथ साथ चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आपको टर्म 2 से अलग हटके बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, सब 10th लेवल का ही चीज़ें आ रही हैं, तो पूरा टाइम दे दीजिए। बहुत अच्छा मौका है आपका, एक अच्छा बेस बन जाएगा। और दूसरा ये क्रैक हो जाएगा ना, तो जो स्टेज 2 देने को मिलेगा आपको, स्टेज 2 आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर देगा। यहाँ पर 11th की काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रेडी हो जाएंगी इसी बहाने, स्टेज 2 के बहाने। तो इसको सीरियसली लीजिए। आप में से मतलब मैक्सिमम बच्चे हैं जो अभी अगर सीरियस हो जाएं, अब तक जो भी कुछ रहा था आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। और पूरी तरह से हम लोग इस बार हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन हो रही है और वो पूरी रेडी है। जो पेपर संडे को होने वाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और वो पेपर आपका संडे को होगा। पेपर मिस नहीं करना है, ठीक है। पेपर को आपको देना है जो संडे को होगा, और उसका सोल्यूशन मतलब उसके बाद उस पेपर को अच्छे से सॉल्व भी करना है, घर जाके एनालाइज करना है। और हर एक सेक्शन में टीचर से क्वेश्चन भी पूछने हैं। जैसे केमिस्ट्री में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आपने पेपर देखा और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो जब केमिस्ट्री की क्लास लगेगी अगले वीक में, आप केमिस्ट्री में सर से वो सारे क्वेश्चन पूछिए। वैसे हो सकता है सर सोल्यूशन खुद से कराएं, मतलब ये भी अगले हफ्ते से प्रोविजन होगा कि जो टेस्ट हुआ है पहले टीचर आके आपको उनके क्वेश्चंस के सोल्यूशन करा देंगे कि कैसे करना चाहिए था और कैसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद वो जो कुछ आगे पढ़ाना है पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मान लो इन केस नहीं हुआ, किसी टीचर ने नहीं कराया, तो आप खुद पूछिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं लगा तो ये क्वेश्चन करवा दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी, पेपर देना जितना इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ऑफलाइन आएंगे आप, इतना देर बैठ के पेपर देंगे तो उसका कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। और ऐसे आप 4-5 पेपर भी आपको करने को आगे मिल जाते हैं तो मोर देन इनफ होने वाला है। तो आपका सिलेक्शन श्योर है होगा, अगर आप ये 50 दिन अच्छे से दे दीजिए, जैसे बताया जा रहा है वैसे कर लीजिए। क्लासेस अटेंड करिए, सेल्फ स्टडी में जितना कहा जा रहा है वो सब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करके पूछिए, और पूरी तरह से हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। लेकिन अभी आप प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है बीच में किसी को, ये सोच के कि मेरा टर्म 2 खराब हो जाएगा। नहीं खराब होगा, टर्म 2 और अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी बच्चे को फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है तो आप फिल कर दीजिए, और बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, ठीक है। तो जो स्ट्रेटजी इसमें बताएगी उससे मेन पॉइंट्स यही निकल के आ रहे हैं कि हमें 10th पे फोकस करना है। एनसीईआरटी प्लस स्टेट की जो बुक्स हैं उसमें भी दो ही बुक्स सोशल साइंस की, वो भी एक में ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो आपकी वो है क्या बोलते हैं साइंस की बुक, वो भी एक ही में मिल जाएगी, पीसीबी पूरा एक में दिया होगा उसमें। ये दोनों बुक्स आपको ज़रूर लेनी है। प्लस एनसीईआरटी अगर किसी के बच्चे के पास नहीं है तो भैया एनसीईआरटी तो पहले खरीदो, एनसीईआरटी होनी चाहिए थी, ठीक है। एनसीईआरटी आपके पास मैथ्स की भी रहे और साइंस की और सोशल साइंस की, ये तीनों एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि मैथ्स की एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, कल आराम से कर जा रहे हैं, तब तो बहुत इजी हो जाएगा। यानी मैथ्स की एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन आप अब तक कर चुके होंगे, लेकिन एक बार अगर आप देख लेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अच्छा ये सारे क्वेश्चन तो हमसे हो ही जाते हैं। तो और जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मिलते जुलते क्वेश्चन ही होंगे। तो अगर कोई मैथ्स के लिए नहीं भी जाना चाहता है तो साइंस और सोशल साइंस, इसकी एनसीईआरटी भी और स्टेट की टेक्स्ट बुक भी, ये दोनों आपके पास मस्ट हैं, होनी ज़रूरी है। बाकी चीज़ें हम लोग क्लास में मैनेज कर देंगे। करंट अफेयर्स हो गया या जो भी सोशल स्टडीज़ में आई थी चीज़ें या बाकी सब्जेक्ट्स में हैं, वो सब आपको यहीं से प्रोवाइड करा देंगे। अलग से आपको कुछ सर्च वर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फोकस करिए स्टडी करने पर। इनको रीडिंग करनी है आपको, ठीक है, सोशल स्टडीज़ और साइंस, क्योंकि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठ के आ गए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप अच्छे से रीड करके जा रहे हैं और आपने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है तो फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए हमारे, कम से कम, ठीक है। तो इसको ग्रैब करना है, बहुत अच्छा मौका है। बाकी अब और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है, वरना सेशन एंड करते हैं।